So welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss chemical thermodynamics chapters for physical chemistry portion, and that includes partial molar properties, chemical potential and most important Gibbs dual equations. ठीक है, आज हम ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे. पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस एंड गिब्स डुअल इक्वेशन क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. तो पहले समझते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं. नाउ फॉर एनी थर्मोडायनेमिक्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज x फॉर ए होमोजेनियस सिस्टम मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. लिख सकते हैं so each is a function of temperature, pressure, n1, n2, n3 dot 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 ni, where 1 2 3 4 dot dot ni क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. t क्या है, टेम्परेचर, p क्या है, pressure, and x is any thermodynamic property, for example say enthalpy, gives free energy. Now if there is a small change in pressure, temperature as well as number of accounts of its amount of its constituent particles, then change हम क्या लिखेंगे बोलिए, इसको ऑलरेडी हम मैक्सिमम में भी लिख चुके हैं, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में भी लिख चुके हैं. तो dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल x, d लिखने की आदत हो गई है, डेल x बाय डेल t. t के रिस्पेक्ट में वेरी करिए, यहाँ में क्या मिलेगा हमें, p, n1 कांस्टेंट, n2 कांस्टेंट, डॉट डॉट ni कांस्टेंट, फिर यहाँ में क्या आएगा dt, फिर डेल x बाय डेल p एट कांस्टेंट t, n1 n2 डॉट डॉट ni, यहाँ में क्या लिखेंगे dp, फिर डेल x बाय डेल डेल n1, आप कांस्टेंट कर देना हमें c को, p को, n2 को, n3 को, डॉट डॉट ni, हम क्या लेंगे dn1. ठीक, चलिए एक और लिखते हैं, डेल x बाय डेल n2, यहाँ में क्या कांस्टेंट लेंगे t, p, n1, फिर क्या आएगा n3 डॉट डॉट ni, और लेने हमें dn2. चलिए इसी तरह एंड सो ऑन. लास्ट में हमें क्या मिलेगा, डेल x बाय डेल ni एट कांस्टेंट t, p, n1, n2 डॉट डॉट, यहाँ में क्या मिलेगा dni. ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक एक कांस्टेंट करते जाना है, बाकी सबको उसके रिस्पेक्ट में वेरी करते जाना है. ठीक है, चलिए अब अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे ही टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, दीवार में क्या आएगा, dt इक्वल टू 0, dp इक्वल टू क्या आएगा 0. ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, बोले dx, dt इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये टर्म क्या हो गया 0, ये टर्म भी क्या हो गया 0. चलिए इसको यहां से कहानी खत्म, 0 हो गया. तो क्या बच गया, डेल x बाई डेल n1. ठीक, एट कांस्टेंट t, p, n2, n3 डॉट डॉट ni, यहाँ में क्या लेंगे dn1, फिर दूसरा टर्म हमें क्या मिलेगा, डेल x बाई डेल n2. ठीक, एट कांस्टेंट t, p, n1, n3, यहाँ में क्या मिलेगा dn2. लिखते जाइए डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखेंगे, डेल x बाई डेल ni एट कांस्टेंट t, p, डॉट डॉट n1, n2, dni. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं. तो टेम्परेचर, प्रेशर, पहले में क्या किया, डेल एक्स चेंज निकाला, कोई भी थर्मोडायनेमिक का प्रॉपर्टी लीजिए. ठीक है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, फिर n1, n2 डॉट 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 ni, फिर यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो dt और dp की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं. ठीक, अब हमें एक नया टर्म मिल गया, नया टर्म क्या मिल गया, डेल x बाय डेल ni एट कांस्टेंट t, p, n1, n2 डॉट 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 dni. इसी को एक नाम दिया गया, दिस इज नोन एज पार्शियल मोलर क्वांटिटी. नाउ द डेरिवेटिव डेल x बाय डेल ni एट कांस्टेंट t, p, n1, n2, n3 एंड सो ऑन इज नोन एज पार्शियल मोलर क्वांटिटी. तो पार्शियल मोलर क्वांटिटी करने का मतलब दिमाग में क्या आएगा, दिस डेरिवेटिव, दिस टर्म. ठीक, अब इसको डिफाइन करते हैं, लिखते कैसे हैं इसको, x i, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसको बार करते हैं. ठीक,
चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। ये हमें बताता है क्या है बेसिकली, देखिए डेल एक्स, तो सपोज हम लिखते हैं डेल जे बाई डेल डी एट कांस्टेंट टी। इसको हम क्या कर देते हैं कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कर देते हैं। डेल जे बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हमें क्या बताता था, वेरिएशन या चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, ये किस कंडीशन में जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये हमें क्या बताता है, the partial molar quantity denotes the rate of change of the given property, thermodynamic property of the system on account of addition of 1 mole of the given component when moles of other components temperature and pressure remains constant। ठीक, ये किस कंडीशन पे है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है एंड अदर नंबर ऑफ मोल्स क्या है वो भी कांस्टेंट है। तो अब उस सिस्टम में हम नया अगर किसी मोल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या अंतर आएगा, क्या चेंजेस आएगा, उसी को बोलते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटी। ठीक है, इस मैथमेटिकल टर्म से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 1 तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं कि dx चेंज लिखा था, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट माना था। ठीक ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन इक्वेशन 1 को फिर से लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ में क्या था dx इक्वल टू डेल x बाई डेल n1, देखा ना, एट कांस्टेंट dn1। यहाँ में क्या लिया था, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, प्रेशर कांस्टेंट लिया था, n2 n3 डॉट डॉट। दूसरा टर्म क्या लिया था, डेल x बाई डेल n2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n3 डॉट 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 ni प्लस, चलिए एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा, डेल x बाई डेल ni एट कांस्टेंट dmi। यहाँ में क्या लेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 एंड सो ऑन। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें किस कंडीशन पे मिल रहा है, डेल x एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके लिए, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, तो x1 बार और यहाँ में क्या आएगा dn1। ठीक, ये कौन सा टर्म के लिए, पार्शियल मोलर क्वांटिटी हो गया, सेकंड कंपोनेंट के लिए, यहाँ में क्या लिखेंगे dn2। उसी तरह लिखते जाइए डॉट 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 एंड सो ऑन। यहाँ में क्या आएगा xi बार और क्या मिलेगा dni। ठीक, देख सकते हैं ये हमको इस तरह का वेरिएशन और इस तरह का इक्वेशन मिल गया। ठीक, क्योंकि xi का मतलब क्या था, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ एनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैन बी रिटन एज लाइक दिस, बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मान लीजिए हम कौन सा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चूज करते हैं, एक नाम आता है पार्शियल, अगर आपसे पूछा जाए कि पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, तो हम x की जगह पे क्या लेंगे, इसको क्या लिखेंगे E I बार। अब x की जगह पे हम क्या लेंगे, डेल E बाई डेल ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 एंड सो ऑन। ठीक, चलिए पार्शियल मोलर वॉल्यूम, तब हम क्या लेंगे, मतलब इसको क्या लिखेंगे वी आई बार, और अब x की जगह पे क्या ले लेंगे, डेल v बाई डेल ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 एंड सो ऑन। ठीक, चलिए देन दूसरा टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, पार्शियल मोलर इनएलपी, तो इसको क्या लिखेंगे hi बार, यहाँ में क्या आएंगे x की जगह पे डेल h बाई डेल ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 एंड सो ऑन। ठीक, पार्शियल मोलर
gives free energy, gives free energy, इसको क्या लिखेंगे GI और यहाँ में चलेंगे डेल J बाई डेल NI, किस कंडीशन पे एट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर N1 N2 एंड सो ऑन। ठीक, पार्शियल मोलर एंट्रोपी आएगा तो क्या लेंगे S, तो जो थर्मोडायनामिक फंक्शन का आएगा बस X की जगह वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो सेकंड टर्म हमारा आज का लेक्चर का ये था केमिकल पोटेंशियल। So the term chemical potential was given by Willard Gibbs and it is the partial molar Gibbs free energy of a component in a mixture at constant temperature and pressure. So it may be represented by mu. तो लिख दीजिए, इसको हम क्या लिखते हैं mu, इसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। मतलब बेसिकली ये क्या होता है GI बार। लिखेंगे कैसे, डेल J बाई डेल NI at constant temperature, pressure N1 N2 N1 N2 N3 NI। ठीक है, तो लिखते जाइए, ऐसे लिखते जाएंगे। क्लियर? चलिए अब मान लेते हैं ये पीछे हमने लिखा था कि जैसे कोई थर्मोडायनामिक फंक्शन है तो फॉर ओपन सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, G को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर N1 N2 NI लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी आप एक पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी DG इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल J बाई डेल T एट कांस्टेंट P N1 N2 DT। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखते जाइए, डेल J बाई डेल P एट कांस्टेंट T N1 N2 यहाँ में क्या आएगा DT प्लस, दूसरे क्या लिखेंगे, डेल J बाई डेल N1 एट कांस्टेंट T N2 DN1। चलिए लास्ट में क्या लिखेंगे, डेल J बाई डेल NI एट कांस्टेंट T N1 N2 DNI। ठीक, लिख सकते हैं। फिर कंडीशन लगा देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट T एंड P, तो नो डाउट dt इक्वल टू क्या हो गया 0, dp इक्वल टू क्या हो गया 0। तो वेरिएशन मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज केमिकल पोटेंशियल dg एट कांस्टेंट T एंड P। ये टर्म क्या हो गया 0, ये टर्म भी क्या हो गया 0। ठीक, और इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज द केमिकल पोटेंशियल, बट किस कंपोनेंट के लिए, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए। इसलिए यहां में क्या लिख सकते हैं, mu1 dn1। फिर सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, mu2 dn2। थर्ड के लिए एंड सो ऑन, यहां में क्या आएगा लास्ट में mu1 dni। ये है dg, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो केमिकल पोटेंशियल इज बेसिकली क्या है कि पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, मतलब वो हमें क्या बताएगा कि इस गिव्स फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा जब हम किसी ith कंपोनेंट को किसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐड करते हैं। तो ith कंपोनेंट को ऐड करने पे गिव्स फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, चलिए अब इसका सिग्निफिकेंस, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर 1 ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, एंड इट हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर ड्यूरिंग द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड ये में क्या बताता है कि देयर इज स्पॉन्टेनियसली फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल। The physical significance of chemical potential is that the chemical potential of component I is the increase in the Gibbs free energy of the system due to the addition of, चलिए I किसको कर लीजिए, one mole of ith component due to 1 mole of ith component at constant temperature and pressure when other components remain unchanged। तभी आप बोला कि बेसिकली हमें क्या बताता है
कि गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, क्या इंक्रीज होगा, कितना बढ़ेगा एक कब जब हम किसी सिस्टम में ith कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, द केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू मोलर फ्री एनर्जी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। तो बेसिकली हम केमिकल पोटेंशियल निकालते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू जी बाई एन। तो सिंपली ये क्या बताता है कि मोलर फ्री एनर्जी है, मोलर का मतलब हो गया फॉर वन मोल, इसलिए क्या है, इंटेंसिव है क्योंकि ये पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के लिए तो केमिकल पोटेंशियल म्यू इक्वल टू जी बाई एन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केपिंग टेंडेंसी, इसको हम स्केपिंग टेंडेंसी भी बोलते हैं। मतलब कि मैटर जो होता है उसका फ्लो होगा कहां से कहां, फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो दीज आर द फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम बहुत सारे थर्मोडायनामिक इक्वेशंस को, फॉर्मूलेज को, लॉ को डिराइव करते हैं केमिकल पोटेंशियल से, जैसे सॉल्यूशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, कि डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ के फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये नंबर वन क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है कि टेंडेंसी है किसकी, स्पॉन्टेनियसली फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल। ठीक, बताता है क्या है, मतलब क्या है, हमको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताता है कि गिब्स फ्री एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, कब, किसी सिस्टम में जब हम उसके किसी ith कंपोनेंट को ऐड करते हैं। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर हमारा सेम है, प्रेशर हमारा सेम है एंड अदर कंपोनेंट्स रिमेंस अनचेंज्ड। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नया ith कंपोनेंट आप ऐड करिए तो उसकी वैल्यू में, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू में क्या इंक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। ठीक, and then it is numerically it is equal to molar free energy of a pure substance, तो G by N। और ये हमें क्या देता है, स्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो मैं ये पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज करके दिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, गिब्स डुअल इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी, आगे के लिए भी। आप आगे के लिए जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है हमको। तो कुछ है नहीं, जो किया बस उसी को हमें सिंबल कर देना है। वी नो दैट जी इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर N1 N2 डॉट डॉट Ni। ठीक, N1 N2 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 के। ठीक, स्मॉल चेंज लिखेंगे तो बस लिख दीजिए। यहाँ में क्या आएगा बोलिए, अभी तो आपको हो गया लिखते लिखते, dj इक्वल टू तो डेल जे बाई डेल टी एट कांस्टेंट T N1 N2 डॉट डॉट Ni। यहाँ में क्या लेंगे, dt प्लस डेल जे बाई डेल टी एट कांस्टेंट T N1 N2 डॉट 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 Ni dt। चलिए दूसरे तीसरे वाले को करिए, dj बाई डेल n एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर N1 छोड़ के N2 N3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ में क्या आएगा, d N1। ठीक, चलिए लास्ट सीधे सीधे लिख देता हूँ, डेल जे बाई डेल Ni एट कांस्टेंट T P N1 N2 डॉट डॉट, यहाँ में क्या लेंगे, Dni। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या किया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट मान लीजिए, तो क्या करेंगे बोलिए, तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो dt और dp की वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक, तो dt और dp की वैल्यू को 0 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dt और dp की वैल्यू 0 कर देंगे। तभी जस्ट पीछे क्या लिखा था, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए यहाँ से मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, डी जी एट कांस्टेंट टी एंड पी। बोलिए पहला काम क्या होगा कि ये टर्म खत्म, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से क्या लिखा था, देखिए में क्या बता रहा है, डेल जे बाई डेल N1 एट कांस्टेंट टी पी N1 N2। इसको भी पीछे मैंने क्या लिखा था, म्यू1 dN1। इसके बाद क्या आएगा, म्यू2 dN2। इसके बाद चलिए एक और लिखता हूँ, क्या आएगा, म्यू3 dN3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, म्यू dNi। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये वही है जो अभी पीछे निकाला, देखिए ये इसके पहले जो लिखा था यहाँ पे
ये वाला है। ठीक, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो ये और dt और dp वाला टर्म जीरो हो गया, mu1 dn1 प्लस mu2 dn2 प्लस डॉट 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 mu i dni। ठीक है, क्लियर। अब इसी को यहां से आगे हमें प्रोसीड करना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को इसको हम बोलते हैं गिब्स डुहेम इक्वेशन। तो ये हमारा हो गया, दिस इक्वेशन 1 इज नोन एज गिब्स डुहेम इक्वेशन। इसको बोलते हैं गिब्स डुहेम इक्वेशन। तो इसी का नाम है गिब्स डुहेम इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं हम। तो चलिए इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा। तो dg की जगह पे क्या आ जाएगा, तो g किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, mu1 dn1। यहां से क्या मिल जाएगा, mu1 n1 प्लस फिर क्या मिल जाएगा, mu2 n2 प्लस, चलो एक और लिखता हूं, mu3 n3 प्लस डॉट 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 क्या मिलेगा लास्ट में mu i dni। क्लियर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब फिर इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए वेरिएबल कंपोजिशन पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो dg एट कांस्टेंट t and t। ठीक, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ में क्या, इस दोनों के आगे डिफरेंशिएशन लगेगा। ठीक है, तो पहले एक को कांस्टेंट करेंगे, दूसरे को वेरी, फिर पहले को कांस्टेंट दूसरे को वेरी, ये ना, तो इसकी जगह पे आ गया। इसी तरह यहाँ में क्या लिखेंगे, तो mu2 dn2 प्लस n2 dmu2। ठीक, कैसे कर रहे हैं पता है ना, एक को कांस्टेंट कर रहे हैं दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट पहले को डिफरेंशिएट। ठीक है, प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या मिलेगा, mu i dn सर यहाँ में डी नहीं आएगा, ये डी नहीं आएगा, mu dni प्लस ni dmu i। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको दो टर्म दिखाई दे रहा है। देखिए एक में क्या है dn1 है, दूसरे में क्या है dn2 है, तीसरे में क्या है dn3 है, लास्ट में क्या होगा dni। तो जितने भी dny वाले टर्म है उनको हम एक पास कर ले रहे हैं। ठीक, तो एक पास यहाँ से अरेंज कर लें तो बोलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, mu1 dn1 फिर mu2 dn2 प्लस mu3 dn3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा mu i dni। ठीक, एक साथ कर लिया, बोलिए प्लस दूसरा टर्म क्या आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है n1 पहले है, मतलब किसको वैरी कर रहे हैं, mu को वैरी कर रहे हैं, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया n2 dmu2, फिर क्या मिलेगा n3 dmu3 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या मिलेगा ni dmu i। देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ में हमको दो टर्म है, एक टर्म क्या है n1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट को, और दूसरे में क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं केमिकल पोटेंशियल को। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को आप ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। 1 हमें क्या बता रहा था, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ में क्या मिल रहा है mu1 dn1 प्लस mu2 dn2 प्लस डॉट 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 mu i dni। ठीक, इसका लेफ्ट हैंड, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड क्या है, सेम है, यहाँ भी लीजिए और ये भी डेल्टे। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को हम बराबर करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म क्या आएगा, mu1 dn1 कहाँ में है, यहाँ में है, तो mu1 dn1 प्लस mu2 dn2 प्लस mu3 डॉट 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 mu i dni। तो ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म क्या करेगा, इस वाले टर्म को कैंसिल कर देगा। ठीक है, देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है ना, तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3
we can write n1 d mu1 plus n2 d mu2 plus dot 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 ni d mu I equal to 0. This is also known as Gibbs Duhem equation. ये भी इसको बोलते हैं गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन. ठीक है, इसी को मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, इसी को एक वर्ड में लिखना होगा तो हम समेशन एन आई डी म्यू आई इक्वल टू 0. ठीक, यार आई इक्वल टू 1 से लेके यहां तक आ जाइए. ठीक है, तो n1 d mu1 plus n2 d mu2 plus n I d mu I equal to 0. So this is also known as Gibbs Duhem equation. मैथमेटिकली सिंपली एक वर्ड में क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n I d mu I equal to 0. तो हमको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देगा दिस इक्वल टू व्हाट 0. या दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन. ठीक है, क्लियर. तो हमने पहले क्या निकाला, dj एट कांस्टेंट dp निकाला, mu1 dn1 plus mu2 dn2 ये हो गया. फिर इसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट किया, दो टर्म मिला, दोनों को 1 और 3 को इक्वल किया, तो एक टर्म हमारा सेम है इसलिए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बच गया वो क्या आ गया, इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए बाइनरी कंपोनेंट है तो बाइनरी सिस्टम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे. दो में तो क्या लिखेंगे, n1 d mu1 plus n2 d mu2 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या होगा, इसमें से किसी एक को उठा के इधर ट्रांसफर कर दें तो mu1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस n2 d mu2. ठीक, इसका मतलब क्या हमको पता है कि अगर एक का कंपोनेंट mu1 इंक्रीजेज देन mu2 डिक्रीजेज. मतलब इसको अगर हम बढ़ाते हैं, ये अगर बढ़ेगा तो दूसरा वाले कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल घटेगा, अगर इसका घटेगा तो दूसरे वाले का बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, ये प्लस है और ये माइनस है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो अगर बाइनरी सिस्टम है मतलब जिसमें क्या है, दो ही कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक का केमिकल पोटेंशियल अगर बढ़ता है तो दूसरे का 100% घटेगा. Now application of Gibbs Duhem equation, it finds bind application in liquid, solid and liquid vapor equilibrium for a binary system. ये इसको यूज करते हैं कहाँ में, तो लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन सीधा क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई इक्वल टू 0. इसको बोलते हैं गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन. अगर दो वन सिस्टम है, बाइनरी है, इसका मतलब सिर्फ दो लेंगे. 3 अगर आएगा टर्नरी तो हम क्या लेंगे, प्लस mu3 तक लेंगे. 4 आएगा क्वाटरनरी बोलते हैं तो हमें 4 तक लेना है. इन जनरल क्या है, समेशन ऑफ आई कंपोनेंट सबका इक्वल टू 0. तो मतलब ये हमें बता रहा है कि एक का वैल्यू अगर बढ़ता है तो दूसरे का घटेगा. ठीक है, तो ये था आज का गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, इसका डेरिवेशन. ठीक है, ये भी बेसिकली कहां से शुरू होता है, गिब्स फ्री एनर्जी से शुरू होगा. इसको हम स्मॉल चेंजेस लिखेंगे. ठीक है, जैसे हमने मैक्सिमम में लिखा था, प्रोग्रामिंग स्टेट में लिखा था. फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो dt और dp की वैल्यू 0 हो जाएगा. फिर केमिकल पोटेंशियल डेल J बाई डेल ni, इसको बोलते हैं म्यू केमिकल पोटेंशियल. तो वन कंपोनेंट के लिए क्या लिखा, mu1, सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या लिखा, mu2, थर्ड के लिए क्या लिखा, mu3. ठीक है, लास्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे, mu I. इसी को बोलते हैं गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन. ठीक, अब इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया हमने, सीधा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कंडीशन में लगा के मिल गया आपको. अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ सिस्टम. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही रहेगा, तो dn1 की जगह पे आ गया n1, dn2 की जगह पे n2 प्लस n3 डॉट डॉट क्या मिला, लास्ट में क्या मिलेगा, म्यू आई डी हट जाएगा n i. ठीक, तो यहाँ में क्या आ जाएगा, म्यू आई और सीधा n i. फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया. अब इसके आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो टर्म है, तो एक को कांस्टेंट करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, किया प्लस पहले को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, तो लिखते जाइए. ठीक, देन आपको यहाँ से दो टर्म मिल गया. एक में क्या है, n1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एक में क्या है, केमिकल पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया. इक्वेशन नंबर 3. अब 1 और 3 को ध्यान से देखिए, तो क्या बता रहा है, लेफ्ट हैंड दोनों का सेम है. ये भी हमें चेंज इन
फ्री एनर्जी बता रहा है। किस कंडीशन में? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी किस कंडीशन में बता रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगा। तो ये टर्म हमें दिखाई दे रहा है सेम है, μ1 dN1 प्लस μ2 dN2 प्लस μi dNi। इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो टर्म है और ये टर्म क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं एक साथ एंड देन कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या? n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस n3 d μ3 डॉट 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 ni d μi इक्वल टू 0। क्लियर? इसी को मैथमेटिकली हम एक वर्ड में क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ ni d μi इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो टर्म है मतलब बाइनरी है तो वहां में से दो लेंगे, टर्नरी आएगा तो 3 लेंगे, क्वार्टरनरी आएगा तो 4 लेंगे। ठीक है, तो चलिए जस्ट फॉर बाइनरी सिस्टम की बात करें तो μ1 d n1 प्लस n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 इक्वल टू 0 दो के लिए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि किसी एक को हम ट्रांसफर कर दें इधर, तो अगर एक बढ़ता है μ1 बढ़ेगा फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, केमिकल पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो दूसरे वाले के लिए क्या है? घटेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर हम पहले को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को घटाएंगे तो पहला बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो ये हमें आगे मिलेगा। लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए हम इसका अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने केमिकल थर्मोडायनामिक्स को पार्शियल मोलर क्वांटिटीज पढ़ा। ठीक है, गिब्स फ्रीहम इक्वेशन डिराइव किया, केमिकल पोटेंशियल क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। ठीक है, सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली हमें मिलते हैं, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो टॉपिक समझ में आया होगा। मोस्टली में कुछ नया चीज नहीं है, बट जो पढ़ा है उसी को यहाँ पे समझ किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।